जीव विज्ञान बायोलॉजी फॉर रीड सजीव और निर्जीव पादप व जंतु। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधों की गति का उदाहरण है। उपापचयन मेटाबॉलिज्म सजीवों का निरापवाद रूप से विशिष्ट गुण लक्षण है। सजीवों में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं और पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, जैसे छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उसका सिकुड़ना। सूक्ष्मजीवी विषाणु या वायरस। इसकी खोज डीजे इग्वेनोस्की ने की। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस है टोबैको मोजेक वायरस था। WM स्टैनले 1935 में बताया गया कि वायरस को रवेदार क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है और इस क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होती है। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। वायरस के प्रत्येक कण को विरियन कहते हैं तथा प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए होता है। लाभदायक प्रभाव इसका जीवाणु भोजी वायरस के उपयोग जल शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा जल का नहीं सड़ना। विषाणु का हानिकारक प्रभाव। विषाणु जनित पादप रोग है टमाटर का कुंचिताग्र रोग और तंबाकू का मोजेक, भिंडी का पीला सिरा मोजेक, पपीते का मोजेक, चावल का वामन रोग, भिंडी ओकरा का पीला सिरा मोजेक या येलो वेन मोजेक रोग होता है। और नेक्स्ट है यहाँ से माइक्रोप्लाज्मा। यह सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में भी छन जाती है। खोज इसकी लुईस पास्चर ने की। इनका नामकरण प्यूरेनोमोनिया जैसे जीवधारियों PPLO के रूप में किया गया। लक्षण इसके यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। आकृति अनिश्चित होती है। इन्हें जीव जगत का जोकर या बहुरूपी जीव कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा पादप रोग, गन्ने का धारिया रोग, बैंगन का लघुवर्णी रोग और आलू का कुचिसम रोग। जीवाणु यह एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवी होते हैं। खोज इनकी एंटिलोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का जनक। इसका नाम जंतुकिया एनिमलक्यूले दिया गया। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेसक रोग के कारक है। जीवाणु आवास। मानव की आंत में ई कोलाई जीवाणु मिलते हैं। कोशिका भित्ति पेप्टी डोग्लाइकेन से बनी होती है। जीवाणु कोशिका में सुविकसित केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया व अन्य झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इसका आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जीवाणु एजेटोवेक्टर व क्लोस्ट्रीडियम। लाभकारी प्रभाव। इसका मृदा के कणों के बीच उपस्थित वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक पहले नाइट्राइट बाद में बदल देते हैं। राइबोजियम ल्यूमिनेस पदार्थों की जड़ों में पाया जाता है। यह वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलता है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। स्पेक्ट्रोकोकस लैक्टोबैसिलस दूध को दही व पनीर में बदलता है। बैसिलस थ्रूएंजेंसिस कीट नियंत्रण में इसमें जीव रूपांतरित फसलें बीटी कपास व बीटी बैंगन से तैयार की गई। जीवाणु के हानिकारक प्रभाव। बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता कहते हैं। जीवाणु जनित रोग है। जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा नींबू में सिट्रस कैंकर रोग होता है। स्यूडोमोनास सोलेनेरियस द्वारा आलू, खीरा, बैंगन व मलानी रोग होता है। कवक अध्ययन इसका माइकोलॉजी कहलाता है। कवक तंतु वृद्धि का कर एक जाल संरचना बनाते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। कवक परपोषी होते हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं। अपवाद इसका यीस्ट यह एक कोशिकीय कवक है। सहजीवी लाइकेन कवक व शैवाल सहजीवन। यीस्ट कवक। खोज इसकी ल्यूवेनहॉक ने की। उपयोग इसका बेकरी के उत्पादन में किया। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। यीस्ट द्वारा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करना जो बुलबुलों के रूप में खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देती है। सैक्रोमाइसीज सेरिविसी को बेकर्स व
ब्रेवर्स यीस्ट के नाम से जाना जाता है। पेनिसिलियम नाइटम नोटेटम ने पेनिसिलिन प्राप्त की थी। पेनिसिलिन इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग टीके व प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। हानिकारक प्रभाव इसका मनुष्य व पशुओं के कवक जनित रोगों माइकोसिस कहते हैं। सरसों का सफेद कीट रोग, बाजरे का हरित बाली रोग, गेहूं का रोली या कीट रोग और मूंगफली का टीका रोग। शैवाल एगिल शैवालों के लक्षण, शैवालों का पादप शरीर थैलस होता है। कोशिका भित्ति व सेल्यूलोज व पेक्टिन, सेल्यूलोज गैलेक्टेन मेनोन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जनक कायिक व लैंगिक विधियों से होता है। शैवालों का लाभप्रद महत्व, खाद्य शैवाल पोरफायरा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, सरगासम, अल्वा और रोडेमिनिया आदि। क्लोरेला इसको बिस्कुट, केक आदि बनाते हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन का अच्छा स्रोत है। स्पाइरुलिना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कुपोषण सुधारने हेतु इसमें निर्मित गोलियां खिलाई जाती है। भूरी शैवाल में आयोडीन होता है, अतः इसका उपयोग गलगंड रोग के उपचार में किया जाता है। क्लोरेला को स्पेस एल्गाई भी कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल होते हैं। एनाबिना, नोस्टॉक, अल्सिलेटोरिया और ओलेरिसिया साइटोनिया आदि। लाइकेन शेकमोश, यह है शैवाल व कवक का सहजीवन होता है। लाइकेन को प्रकृति का किसान कहते हैं। उदाहरण लाइकेन माइकोराइजिया, पादप की जड़ प्लस कवक। आर्थिक महत्व, लाइकेन SO2 गैस के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। किसी क्षेत्र में लाइकेन की कमी वायु प्रदूषण का सूचक होती है। पौधे के प्रकार व विभिन्न अंग, पौधे के प्रकार व विभिन्न अंग। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शर्मन है। यह जिसका वैज्ञानिक नाम सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम है। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टस है। छूप या झाड़ी के उदाहरण है मेहंदी, गुलाब, बेर, केर आदि। 1 वर्षीय पादप है। मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि द्विवर्षीय पौधे होते हैं। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि बहुवर्षीय पौधे होते हैं। नीम, चीड़, बरगद आदि। आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार है। आरोही पौधे, आरोही पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं का प्रतान कहते हैं। प्रतान पर्णवृंत पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। मटर, ककड़ी, करेला, तुरई आदि आरोही पौधे हैं। वल्लरी पौधे जमीन में रेंग के क्षितिज दिशा में वृद्धि करते हैं एवं काफी जगह घेरते हैं। वल्लरी पौधों के उदाहरण तरबूज, कद्दू, खरबूजा आदि है। आवास के आधार पर जलीय पौधे हैं। कमल, वेलिनसेनिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी आदि है। इन पादपों में जलोद्भिद पादप हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायुकोष पाए जाते हैं जो इन्हें जल में तैरने में मदद करते हैं। जलीय पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती है। जल निमग्न या जल में डूबे हुए जलीय पादप हाइड्रिला है। उभयचरी जलीय पादप वेलिसेनेरिया है। समोद्भिद पादप नीम और बांस है। शीत आवास के पौधे सोल्डेनेला व लाइकेन है। मरुद्भिद पादप शुष्क आवास में पौधे खेजड़ी, डंडा, थोर व नागफनी है। ऐसे पौधे जिन्हें पुष्प नहीं पाए जाते अपुष्पी पादप कहलाते हैं, जैसे फर्न व मोश आदि है। पादप भाग, पौधे के मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मुसला मूल और रेशेदार या अपस्थानिक मूल। मुसला मूल में एक मुख्य जड़ होती है जो इसमें पार्श्व से दूसरी जड़ें निकलती हैं। मुसला मूल के उदाहरण आम, नीम आदि। रेशेदार या अपस्थानिक मूल, इनमें कोई मूल जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। वह एक गुच्छ के रूप में होती है। रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का, गेहूं, प्याज, गन्ना, जौ और बाजरा आदि है। पत्ती की अवसंरचना, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। हरे पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। यह निर्माण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधे भोजन संग्रहण मंड के रूप में करते हैं। यह मंड स्टार्च, पत्तियां, फलों, तने में संग्रहित रहता है। कुछ पादपों में हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे शतावरी। कायिक जनन
करनाक जैसे गुलाब, चमेली, आलू, अदरक, हल्दी आदि भूमिगत तने के रूपांतरण है। पादपों में संवहनीय उत्तक, जाइलम या हेड्रोम, यह उत्तक मुख्यतः जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। यह एक प्रकार का जटिल उत्तक है। इसमें जल व घुलित लवणों के संवहन के लिए वाहिकाएं व वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। ये लंबी मोटी भित्ति युक्त मृत कोशिकाएं हैं। फ्लोएम या लेप्टोम, ये उत्तक मुख्यतः भोजन का संवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य तरल रूप से फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों में संवहित होता है। इस संवहन के लिए विभिन्न चालनी नलिकाएं होती है। पादपों में पोषण व श्वसन व उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण, इस क्रिया द्वारा पादप वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोजन बनाते हैं और बदले में जीवनदायी गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। यह ऊर्जा एडोनिसिस ट्राइफॉस्फेट एटीपी तथा अपचयित निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, हैकेल नामक वैज्ञानिक ने इन्हें प्लासिड्स लवक नाम दिया है। हरित लवक, इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित के कारण होता है। हरित लवक में दो स्पष्ट क्षेत्र है, पिट्ठिका या स्ट्रोमा व ग्रेना। स्ट्रोमा यह हरित लवक की पिट्ठिका बनाता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के इसी भाग में होती है। ग्रेना हरित लवक के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेनम क्षेत्र में पट्टिकाएं सिक्कों के ढेर की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती हैं। इन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 6CO2 + 12H2O प्रकाश प्लस वर्णहरित C6H12O6 6H2O + 6O2। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक बाह्य CO2 O2 व ताप, सूर्य प्रकाश व जल व आंतरिक पर्णहरित कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मांड के रूप में संचित रहता है। बृहत मात्रिक पोषक तत्व, इसकी मात्रा पौधे के उत्तकों में 0.2% से 10% तक पाई जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि बृहद मात्रिक पोषक है। बृहद मात्रिक पोषक के दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम व गंधक है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की पादप उत्तकों की उपस्थिति 0.02% से कम होती है, लेकिन इन्हीं अत्यल्प मात्रा पादपों के लिए आवश्यक है। जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। परजीवी, अमरबेल परजीवी पादप होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कीटहारी पादप ड्रोसेरा सेंड्यू, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि। नेफ्थेनिस, इसे घटपर्णी पादप या पीटर प्लांट कहा जाता है। घटपर्णी पादप में घट के समान दिखाई जाने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है और पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन के समान होता है। यूट्रिकुलेरिया, इसे ब्लैडर वर्ड पादप कहा जाता है। यह एक जलीय कीटभक्षी पादप होता है। मृतजीवी वे पादप जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं, जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। म्यूकर कवक, एगेरिकस कवक आदि मृतजीवी पादप है। मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फलीदार पादप चना, मटर, मूंग, सेम की जड़ों में पाया जाता है। पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पादपों में उत्सर्जन, पादपों का उपापचय मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। गोंद भी अवशिष्ट पादप है। ये रवे में अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा 50 से 97% भाग इसी विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का 3 से 10% इस विधि से होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, काष्ठीय तनों की सतहों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश, वायु, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा और तापमान। पत्ती की संरचना, शुष्क वायु में उगने वाले पौधे मरुद्भिद की पत्तियों की बाह्य त्वचा क्यूटिकल्स, मोम व रोमों की ढकी होती है। वे रंध्र निमग्न होते हैं। बिंदुस्राव
जल की यह हानि पत्ती की शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है, जिन्हें जलरंध्र कहते हैं। अतः यह सदैव खुले रहते हैं। बिंदुस्राव में से निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता, वरन इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ या आणविक लवण घुले होते हैं। रस स्राव पौधों के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना रस स्राव कहलाता है। रबड़ के वृक्ष में इस प्रकार के रिसाव को लेक्टस भी कहते हैं, जिससे रबड़ बनता है। पादपों में जनन, कायिक जनन। अधिकांश पादपों में मूल, तना अथवा पत्तियां पादप के कायिक अंग होते हैं। कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने पैतृक पौधे के समान गुणों वाले होते हैं। ये क्लोन कहलाते हैं। उदाहरण आलू, घास, प्याज, अरबी, अदरक, चमेली आदि। इसी प्रकार ब्रायोफिलम पत्थर तना चट्टा पत्थर चट्टा में पत्तियों के खांचों में कलिकाएं होती है। कैक्टस नागफनी में तना पादप अलग अलग होकर नए पादप को जन्म देता है। वह डहेलिया में जड़ें नए पादपों को जन्म देती है। अलैंगिक जनन। यीस्ट एक एकल कोशिका है। यीस्ट को यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। यीस्ट में मुकुलन बडिंग द्वारा जनन संपन्न होता है। स्पाइरोगाइरा में भी इसी प्रकार की शैवाल होती है तथा इनमें खंडन द्वारा जनन होता है। मांस व फर्न जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। डबल रोटी में के फफूंद में भी जनन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। दलपुंज के अंदर पुष्प के जनन अंग पाए जाते हैं। इनमें पुंकेसर नर जनन अथवा स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा आदि। द्विलिंगी पुष्प। सरसों, गुलाब, पोटनिया, धतूरा आदि। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाखंड हो सकते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। परागण। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इन्हें सूखने से बचाता है। किसी भी माध्यम में पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली, कीट द्वारा परागण एंटोमोफिली और वायु द्वारा परागण एनिमोफिली होता है। स्वपरागण। यह परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण मटर, टमाटर। पर परागण। जब एक पादप के पुष्प से परागण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प वर्तिकाग्र पर गिरते या पहुंचते हैं तो क्रिया परागण पर परागण कहलाती है। उदाहरण गुलाब व पोपी। निषेचन। पर परागगणी। परागनली में स्थित नर केंद्रक बीजांड में स्थित अंड कोशिका को संयोजित हो जाते हैं। इस प्रकार नर केंद्रक में मादा केंद्रक अर्थात अंड कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज व अंडाशय में से फल का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश अगुणित एन व भ्रूणपोष त्रिगुणित 3n होता है। फल व बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल, बीजांड में बीज का निर्माण होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिशिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया और सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया व सबसे छोटा बीज आर्किड। सत्य फल। यह फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। असत्य फल कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि भी फल बनने में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती में पुष्पासन भाग फल निर्माण में भाग लेता है, अतः सेब व नाशपाती एक आभासी फल है। अनिषेचक जनन व अनिषेचक फलन। जब पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है उसे अनिषेचक जनन कहते हैं। इस प्रकार बने फलों को बीज कहते हैं, जैसे केला, अंगूर आदि। बीज का नाम है यहाँ से यूरेना जेंथियम के कांटेदार बीज। और प्रकीर्णन का माध्यम जंतुओं के द्वारा जनन के अन्य विधियां हैं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ही बीजांड बीज अथवा अनिषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज 1719 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा संतरे के बीजों में की गई। अनिषेचक फलन
नोकोपी। बिना निषेचन के अंडाशय में सीधा फल परिवर्तित हो जाता है, जैसे केला बिना बीज वाले अंगूर, संतरे में असंजनन एपोमिक्सिस, इसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, जो कुछ आवृत बीजी पादपों विशेष रूप से घास में घुलकर पाया जाता है। अनिषेचक जनन पोर्थेनोजीनेसिस, इसकी खोज चार्ल्स बोनोट ने की। इसमें बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है, जैसे मधुमक्खी, ततैया, सी ऑर्चिन, टिड्डा। कोशिका संरचना। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज तालाब में जल में ल्यूवेन हॉक ने 1674 में की थी। एक कोशिकीय जीव अमीबा, क्लोमाइडोमोनास आदि। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला से बनती है। रुडोल्फ विर्चो। कोशिका के आकार की मापन की इकाई माइक्रोमीटर है। कोशिका का सिद्धांत है स्लाइडेन व स्वान द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है। वायरस की संरचना की कोशिका का सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, अतः इसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कला, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका कला एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जल के अणुओं का परिवहन परासरण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। यह आवश्यक पौधों को अंदर व बाहर आने जाने देती है, अतः अन्य पादपों की गति रोकती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। एंडोसाइटोसिस। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव का अपना भोजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन व पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टिनेस, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप को जंतु कोशिका में विभेदित किया जा सकता है। जंतु कोशिका में यह उपस्थित होती है। कोशिका में पदार्थों की गति विसरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। अल्पपराशर दाबी विलयन। ये जब किशमिश को केवल जल में रखते हैं तो वे जल ग्रहण करके फूल जाती है। समपरासरण दाबी विलयन, जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, कोशिका के माप में परिवर्तन नहीं आएगा और ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। अतः अतिपरासरी दाबी विलयन, जब किशमिश को सांद्रित घोल में घोला जाए तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ जाएगी। जब आप लंबे समय तक कपड़े धोते हैं तो आपकी अंगुलियों की त्वचा सिकुड़ जाएगी, क्योंकि साबुन के घोल में अतिपरासरण दाबी विलयन होता है। अल्पपरासरी माध्यम में पादप कोशिका व के कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना जीव द्रव्य संकुचन प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यह केवल यूकेरियोटिक्स कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाएं मिसोसोम पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसका कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बिजली गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। इनकी गुहा की ओर अंगुली के समान वलन निकले रहते हैं। इन वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी या शिखी। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट नुमा स्थित कण होते हैं, जिनको प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में कैप्स साइकिल संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। इसमें खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में तथा इसे नाम वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की अभिरंजन जैन संग्रीन के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है, जिसमें जल अपघटनी एंजाइम शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं को तोड़ देते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देती है, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग या पाचन थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की। यह राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए के व प्रोटीन से बने होते हैं, जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से व खुरदरी अंतर्देशीय द्रव्य जालिका पर दाने के रूप में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S
तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये कोशिका का ईंधन कहते हैं। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। गोल्जी काय इसकी खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई। इसमें संरूपण तल व परिपक्वन तल पाए जाते हैं। गोल्जी काय के पौधों को डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय पादप कोशिका में कम विकसित व जंतु कोशिका में विकसित व सक्रिय होते हैं। गोल्जी काय के कार्य है कि इसका मुख्य कार्य स्त्रावण है। यह स्त्रावी पदार्थों को पुट्टिकाओं में लपेट कर कोशिका को बाहर निकालता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यह स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण करना, वसा व प्रोटीन का संचयन करना, शुक्र जनन के समय शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण व गोल्जी काय से होता है। लवक यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में DNA व 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इनका रंग होता है सेब का रंग लाल, एंथ्रोसायनी। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथीन, गाजर का रंग कैरोटीन, हल्दी का रंग जेंथोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेस्टीज लवक दो ऐसे कोशिकांग है जिनमें खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अंतर्द्रव्य जालिका ER की खोज पोर्टर ने की। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER, इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। यह लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका में उपस्थित विषैले पदार्थों का निराविषीकरण कार्य करती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER राइबोसोम की उपस्थिति में यह खुरदरी होती है। यह प्रोटीन का संश्लेषण व स्रवण की सक्रिय भाग लेती है। कोशिका झिल्ली के निर्माण को प्रोटीन व लिपिड के उत्पादन के द्वारा में सहायता करती है व इसे झिल्ली जीवा जनन कहा जाता है। तारककाय खोज वॉन वेंडेन ने नाम वोवेरी। तारककाय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तंतुओं का निर्माण करती है। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है व सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका व पक्षमाभ का आधार बिंदु बनती है। रिक्तिका रसधानी, रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य किया जाता है यहाँ से, यह खाद्य पदार्थों में खनिज लवणों का संग्रहण व संतरण करती है। कोशिकाओं के परासरणीय दाब को बनाए रखती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी परिधीय व जंतु कोशिका में छोटी होती है। कोशिका के विभिन्न कार्य लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं गोल व चपटी होती हैं। पेशी कोशिकाओं की आकृति लंबी व तर्कपूर्ण रूप होती है। केंद्रक की संरचना, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक का अभिरंजन सेफ्रेनिन या मैथिलीन ब्लू से करते हैं। यह दोहरी कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस खोज फॉन्टना ने की थी। क्रोमेटिक जालिका गुणसूत्र क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक एसिटोक्रोमिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। संचित भोजन, पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। पादप पाचन तंत्र, प्राणियों में पोषण, घास खाने वाले जंतुओं में पोषण। रूमिनेंट, जुगाली करने वाले में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पचन होता है जिसे जुगाल कण कहते हैं, लेकिन बाद में जंतु इनके छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख्य रूप में लाता है जिसे तब वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली कहते हैं और ऐसे जंतु रोमेंटिन अथवा रोमंथनी कहलाते हैं। कई जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रात्र छोटी आंत व बृहदात्र बड़ी आंत के रूप में थैलेनुमा बड़ी संरचना होती है जिन्हें अंधनाल कहते हैं। अमीबा के संभरण व पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। यह एक अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिसे पदाभ कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करता है। मानव दंत। मनुष्य में दीवार दंती व्यवस्था पाई जाती है। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है।
दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट कोशिका द्वारा किया जाता है। दांतों पर सफेद आवरण इनेमल होता है जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव मुख, जिह्वा, मुख गुया के पृष्ठ भाग में अधर तल में फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। लार ग्रंथियां, मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जो लाल स्रावित करती है। सब लिंगुअल अधोजिह्वा, सब मैंडिबुलर कर्णपूर्ण पैरोडिक्ट कान के नीचे स्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इस ग्रंथि में नलिका स्टेनस नलिका कहलाती है। मप्पस गलसुआ रोग में इसमें सूजन आ जाती है। लार का पीएच 6.8 होता है। इसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। मुख में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पाचन से शुरू होता है। लार एंजाइम एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम ग्रसनी व ग्रसिका के मध्य एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन आहार नाल में ही जाए। ग्रसिका, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल में भोजन में क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। दांतों के प्रकार कृतक, रदनक और अग्र चर्वणक होते हैं। सूत्र 2123/2123। मुख में भोजन की अवस्था बोसल कहलाती है। अमाशय में भोजन की अवस्था क्राइम कहलाती है। आंत में भोजन की अवस्था काइल कहलाती है। अमाशय संरचना आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान। अमाशय भोजन में मंथन करने वाला अंग है। 3 भाग है इसके, कॉर्डियक, जठरागम भाग, फंडस और जठर निर्गमी भाग। अमाशय में पाचन हेतु जठर रस स्त्रावित होता है। जठर रस की प्रकृति प्रबल अम्लीय पीएच 1.8 होती है। जठर रस म्यूकस एंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, HCl अम्ल, म्यूकस, यह अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है तथा अमाशय में भी स्वापाचन से बचता है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। पेप्सिनोजन यह निष्क्रिय रूप से स्त्रावित होता है। HCl इसे सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। रेनिन मानव शिशुओं में जठर रस में उपस्थित होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज यह वसा में पाचन हेतु कठोर एंजाइम होता है किंतु यह वसा का अपघटन कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यह भोजन को अम्लीय बनाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यह ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाने पर पेट में अम्लता बढ़ा देता है। इसके इलाज हेतु एंटाएसिड का उपयोग किया जाता है जो MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से किया जाता है। छोटी आंत या क्षुद्राद्र मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। ग्रहिणी छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग है जो भोजन को रासायनिक पाचन एंजाइमों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक रासायनिक पाचन होता है। अक्ष क्षुद्राद्र यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण सूक्ष्माकुर द्वारा होता है। सूक्ष्माकुर रसाकुर को भोजन अवशोषण की इकाई कहा जाता है। क्षुद्राद्र यह छोटी आंत का अंतिम भाग। अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह अंतः स्त्रावी व बहिस्त्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। अग्नाशयी रस, इसका पीएच लगभग 7.7 प्रकृति क्षारीय होती है। इसे पूर्ण पाचक भी कहते हैं। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम व उसका कार्य। एंजाइम और उसके कार्य: ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, क्राइमोटिप्सिन प्रोटीन व पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड का पाचन करती है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन पेप्टाइड एमिनो अम्ल है। एमाइलेज स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। स्टार्च माल्टोज का होता है। लाइपेज वसा वसीय अम्लों में बदलता है। न्यूक्लिएज है DNA व RNA न्यूक्लियोटाइड को। यकृत, जिगर, लिवर, कलेजा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा भीतरी भाग है। यह शरीर में रसायन शाला मुख्य उपापचयी अंग कहलाता है। यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है जो कि यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। इसमें कुफुर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें महाभक्षकाणु मैक्रोफेज कहा जाता है। यह जीवाणुओं व जीर्ण शीर्ष RBC का विघटन करती है। यकृत के कार्य पित्तरस का निर्माण करता है जिसका संचय पित्ताशय में होता है। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस यकृत कोशिकाओं की आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल कर संग्रहण कर देती है।
जिनोलाइसिस, यह रक्त में शर्करा की कमी होने लगती है। यह यकृत की कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलकर कमी को पूरा कर देती है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, यकृत कोशिका वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल आदि में ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। यकृत कोशिका यूरिया का संश्लेषण करती है। पित्त रस, इसका पीएच लगभग 7.8 प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह वसा का पायसीकरण कर देता है ताकि एंजाइम पायसीकरण द्वारा वसा पर तेजी से कार्य कर सके। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। अंधनाल इसी के नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी नली के आकार का अंग होता है जिसे कृमि परिपोषिका कहते हैं। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज से ग्लूकोज, लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज, वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलता है। डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। फॉस्फेज, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार व राइबोज में बदलता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच 7.35 से 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपाइसिस कहलाती है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में प्लाज्मा 55% व रक्त कणिकाएं 45% होती है। रक्तदाब का मापन सिग्मिमोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। यहाँ से नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन परासरण दाब उत्पन्न करता है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा में सहायता करता है। फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। यह शरीर की सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं। इन्हें श्वेत रुधिराणुओं या ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। मानव आरबीसी WBC 600:1 होता है। आरबीसी का संश्लेषण लाल अस्थि मज्जा में जीवन काल 120 दिन, संख्या में कमी, एनीमिया रोग अन्य नाम है। इसका एरिथ्रोसाइट परिपक्व अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आकार उभयावतल होता है। कणिका में न्यूट्रोफिल उदासीन रंजी, WBC में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% होते हैं। यह एक प्रकार की भक्षणकारी कोशिका होती है। इन कोशिकाओं को रक्त का माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में बटा होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। इओसिनोफिल या एसिडोफिलस, यह कोशिका संख्या लगभग 2 से 3% होती है। वह परजीवी संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रक्रिया में इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसका केंद्रक द्विपालित होता है। बेसोफिल, यह क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू में गहरे नीले अभिरंजित होते हैं। बिसोफिल हिस्टामिन व सीरोटोनिन व हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इसमें एस आकार का केंद्रक होता है। कणिका विहीन एक केंद्राणु मोनोसाइट, यह सबसे बड़ी ल्यूकोसाइड है तथा इसमें संख्या श्वेताणु की 6 से 8% होती है। इसमें सेम के बीज वक्र आकृति के सबसे बड़ा केंद्रक है। यह भक्षणकारी प्रवृत्ति की होती है व इनको माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। लसिकाणु या लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट। लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट में का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परिवर्धन अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि में इसका परिवर्धन होता है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइड, यह रक्त में पाई जाती है। इनका निर्माण मेगाक्रियोसाइट अस्थि मज्जा में विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंड में होता है। यह केंद्रक विहीन व रंगहीन होती है। इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डेंगू व मलेरिया में प्लेटलेट्स कम होती है। मानव रुधिर समूह है। ABO तंत्र, ABO तंत्र में आएंगे यहाँ से O यहाँ से सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता है, सभी को देने वाला है। रुधिर प्रतिजन इसमें अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षी इसके A व B होते हैं। निम्न को रक्त दे सकता है AB, ABO को, और रक्त ले सकता है केवल O से ही। A में रुधिर प्रतिजन A होता है यहाँ से, और प्रतिरक्षी इसका B होता है। A व AB को रक्त दे सकता है और O व A से रक्त ले सकता है। B में यहाँ से रुधिर प्रतिजन B होता है, प्रतिरक्षी A होगा, B व AB को रक्त दे सकता है, O व B से रक्त ले सकता है। AB सार्वत्रिक ग्राही होता है। A व B दोनों होते हैं इसमें। रुधिर प्रतिजन
भोजन में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। AB को रक्त दे सकता है, AB O से रक्त ले सकता है। मानव हृदय आकार की हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ऊपर 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जिन्हें आलिंद कहलाते हैं। निचले 2 अक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, निलय कहलाते हैं। बाएं ओर से आलिंद व निलय आपस में एक द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं जिसे मिट्रल वाल्व या बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। दाहिनी ओर से निलय व आलिंद के मध्य त्रिवलन एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। यह कपाट रक्त विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। कपाट के खुलने व बंद होने को लवडब की आवाज आती है। हृदय धड़कन की शुरुआत SA नोड पेसमेकर से होती है, उसे बाद में क्रमशः AV नोड हिंज के बंडल पुरकिंजे तंतु में होती हुई निलय तक पहुंचती है। हृदय में लयबद्ध विस्तार व संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 70 से 72 बार धड़कता है। एक धड़कन में हृदय द्वारा प्रवाहित रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग 70 ml होता है। हृदय धड़कन सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप है। हृदय धड़कन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। RH कारक RH तंत्र की खोज लेंडर स्टीनर व विनर ने 1940 में रिसस बंदर में की थी। यह तंत्र रक्ताणु सतह पर RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति आधारित है। भारत में लगभग 93% व्यक्ति RH प्लस व 7% व्यक्ति RH माइनस पाए जाते हैं। विवाह अयोग्य जोड़ा RH माइनस मादा, RH प्लस पुरुष। फिर भी इनकी शादी हो जाती है तो प्रथम बच्चा सामान्य पैदा होता है, किंतु दूसरा बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग से ग्रसित होता है। इस रोग में ग्रसित शिशु को रिसस शिशु कहते हैं। इसके इलाज हेतु प्रसव से ठीक पूर्व लगभग 72 घंटे पूर्व मादा को RH माइनस एंटीबॉडी रोगम एंटीबॉडी का इंस्ट्रावेंशन इंजेक्शन दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मेरुरज्जु मस्तिष्क आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी व मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र 31 जोड़ी आते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी दुख का साथी है और परानुकंपी सुख का साथी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क में अग्रभाग में प्रमस्तिष्क और डाई एनसिफेनॉल होता है जिसे थैलेमस व हाइपोथैलेमस होता है। मध्य भाग में कोप्रोरा क्वाड्रिजेमिना व कुरा सेरेबी है और पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लोगेटा व पोन्स है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, इसकी मस्तिष्क में सामान्य मात्रा 150 ml होती है। इसका pH 7.4 होता है। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग है, लगभग 80% होता है। यह 2 गोलार्धों में बटा होता है जो आपस में कार्पस कैलोसम की संरचना से जुड़े रहते हैं। ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने, तर्क करने, याद करना आदि कार्यों को संपादित करता है। थैलेमस प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ भाग है। यह संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस, इसे हेड मास्टर ग्रंथि, सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। यह डाई एनसिफेनॉल का निचला भाग होता है। यह भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान, मनोभावना की अभिव्यक्ति व उत्तेजना, इच्छा, घृणा आदि का केंद्र होता है। यह पीयूष ग्रंथि को से स्रावित होने वाला हार्मोन को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा व संकुचित भाग होता है। यह 4 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को कपोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ऊपर 2 पिंड दृष्टि के, निचले 2 पिंड श्रव्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। पृष्ठ मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। यह शरीर की इच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, अर्थात चलते फिरते बोलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर की भंगी का संस्थिति व संतुलन का कार्य करता है। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से यह संतुलित हो जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा, यह शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों व पेशियों पर नियंत्रण करता है, जैसे हृदय धड़कन, श्वसन, लार स्रवण, उल्टी करना, रक्त दाब, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, मूत्राशय की गति, छींकना, खांसना, उबासी लेना, नेत्र पलकों की गति आदि। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जोड़ता है। घबराहट के समय यह श्वसन नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु का उद्भव मेडुला से होता है। यह इसके भीतर के स्तर में धूसर द्रव्य व बाहरी में श्वेत द्रव्य भरा होता है। इसमें 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका होती है। कार्य इसका प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन करना। प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम में ग्राही भाग, ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, पेशी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसकी खोज लेंगले
द्वारा की गई। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को सिनेप्स कहा जाता है। हमारे शरीर में अधिकांश न्यूरॉन बहुध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन है। विशेषताएं इसकी, यह रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचरित होता है। रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन्स प्रोटीन प्रकृति के तथा कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न या लिपिड रूप से स्टीरॉयड्स होते हैं। रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। एंजाइम राइबोसोम एंजाइम के अलावा सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि राइबोसोम एंजाइम आरएनए का बना होता है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने के बाद अपरिवर्ती रहते हैं। एंजाइम की खोजबीन करने की, एंजाइम स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। एंजाइम ताप 35 डिग्री से 40 डिग्री व पीएच 6 से 8 के प्रति संवेदनशील होते हैं। अंतःस्रावी में यहाँ से हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके उदाहरण लाल ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, कलश कोशिका और आंतरिक ग्रंथियां। अपस्रावी ग्रंथि में होगा, इसके उदाहरण स्तन ग्रंथियां और पूर्ण स्रावी ग्रंथि में आएंगे। इनके उदाहरण सीबेसियस ग्रंथि, टेलीय ग्रंथि है, माइबोमियम है, जाइयस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम अग्नाशयिक रस को स्रावित करती है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से लैंगरहैंस द्वीपकाएं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका में आएगी ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन व डेल्टा कोशिका में आएगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकेगॉन के विपरीत कार्य कर रक्त में ग्लूकोजन की मात्रा सामान्य बनाए रखता है। यह शरीर में ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। इंसुलिन हार्मोन संबंधी रोग, अल्पस्राव और अतिस्राव। अल्पस्राव में होगा मधुमेह, डायबिटीज मिलेटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, बहुमूत्रता और पॉलीडिप्सिया, कीटोएसिडोसिस। और अतिस्राव में आएगा यहाँ से हाइपोग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज संश्लेषण को प्रेरित कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। सोमेटोस्टेटिन यह इंसुलिन तथा ग्लूकागोन के स्राव में निरोधक की भांति कार्य करता है तथा पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथि, यह अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार में होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोसिन थायरोनिन हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में वयस्क क्रियान्वित करता है। और थायराइड संबंधी रोग, अल्पस्राव या कमी, जड़वामवता या अवट्टुवामवता, अल्प क्रियाशीलता या मिक्सीडिया, घेंगा गलगंड, आयोडीन की कमी से हाशिमोटो रोग, थायराइड की आत्महत्या। थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव से होने वाले रोग हैं नेत्रोसेंधी, गलगंड, प्ल्यूमर के रोग और ग्रेव्स के रोग है यहाँ से हमारे पास। और नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्रंथि। यह पैराथायरॉयड कैल्पिन का हार्मोन स्रावित करती है। यह विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायता करती है। पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की स्फेनॉइड अस्थि की शैला टर्सिका में स्थित होती है। यह इनफील्ड ब्लूम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह नर व मादा में क्रमशः वृषण तथा अंडाशय को उत्तेजित करते हैं। वे जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH, जो मादा में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि व उसके परिपक्वन तथा मादा हार्मोन के स्रावन को उत्तेजित करता है। पुरुषों में शुक्रजनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। युग्मकों के निर्माण व उनके विकास में प्रमुख भूमिका होने के कारण इसे गैमेटो काइनेटिक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन LHICSH, मादा में ग्रेफियन पुट्टिका के परिपक्वन अंडोत्सर्ग कार्पस ल्यूटिमस
ल्यूटियस के विकास में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावण का भी प्रेरित करता है। पुरुषों में वृषण के अंतराली या लिडिग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन नर हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन यह जनन के समय गर्भाशय की दीवार की अनिच्छिक पेशियों के संकोचन को प्रेरित करता है, जिसके प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु जन्म में सहायक होता है। यह स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासन को भी प्रेरित करता है, इसलिए इसे जनन हार्मोन या दुग्ध निष्कासक हार्मोन, मिल्क डाउन हार्मोन भी कहा जाता है। वेसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक या मूत्र विरोधी हार्मोन यह वृक्क नलिकाओं द्वारा जल में पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है, इसकी कमी से व्यक्ति का मूत्र पतला या रुधिर गाढ़ा हो जाता है, इसे मूत्रलता या डायबिटीज इंसिपिडिस रोग कहते हैं। इससे व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के ठीक आगे ट्रेकिया के समीप स्थित होती है। मानव में यौनावस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता है तथा वृद्धावस्था में यह ग्रंथि पतले धागे के समान रह जाती है। इस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइड कोशिका का परिरक्षण केंद्र व प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग कहते हैं। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। इसमें 3F ग्रंथि या 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स से मेनेरेलो कार्डियोक्स एल्डोस्टेरोन या ग्लूकोकार्टियस व लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के आंतरिक भाग मेडुला के भाग से एड्रिनलिन व नर एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन इसे संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, 3S हार्मोन, 4F हार्मोन कहा जाता है। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में होने वाले कोशिकाओं को संचालित करने में मदद करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क के डाइएनसीफेलोन भाग में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्चिम भाग की सतह पर पाई जाती है। अन्य नाम से मस्तिष्क की रेख, तीसरी आंख, लैंगिक जैविक घड़ी या फिर स्रावित हार्मोन है। इसमें मेलेटोनिन कार्य है, इसके हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। जनन हार्मोन को भी नियंत्रित करती है। जनन ग्रंथि एस्ट्रोजन का हार्मोन है, जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाओं का थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। मुख्य एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। श्वसन है, इसका वायुमंडलीय O2 व कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, सामान्यतः श्वसन रेस्पायरेशन कहते हैं। आंतरिक श्वसन प्रक्रिया में श्वास लेना निःश्वसन व श्वास बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रिया में श्वास अंदर लेने में 2 सेकंड व श्वास बाहर निकालने में 3 सेकंड का समय लगता है। श्वसन के भाग है, श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। फेफड़ों में है, यहाँ से अंतःश्वसित व उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत उच्च श्वसित वायु है 21% ऑक्सीजन और उच्च वसित वायु 16.4% ऑक्सीजन है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। वह व्यक्ति जो सिलिका की खानों में कार्य करता है उसमें ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। सिलिका के बारीक कण वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, उसमें फाइब्रोसिस तथा सूजन पैदा करती है। वातस्फीति यह भी अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। जीव है, यहाँ से मनुष्य, पक्षी व छिपकली। फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा होता है। केचुआ, मेंढक, आद्र व श्लेष्मा झिल्ली द्वारा। मछली, झींगा व सीप क्लोम गिल द्वारा। तितली, टिड्डे, मक्खी व तिलचट्टे श्वसन नली या श्वास रंध्र द्वारा। कीटों में होता है श्वास प्रवाल उत्तक या वातक। श्वसन पथ श्वास नली में प्रवेश द्वार पर पत्ती नुमा कपाट एप्लीग्लोटिस पाया जाता है। इसमें सी आकार की उपस्थिति छल्ले पाए जाते हैं जो श्वसन नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नलियों में के अंतिम सिरे पर कुपिकाएं स्थित होती है। कुपिकाओं के फेफड़ों पर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। श्वसन संबंधी आयतन है ज्वारीय आयतन। श्वास श्वसन में फेफड़ों में भरी जा गई है तथा बाहर निकली गई वायु का आयतन ज्वारीय आयतन 500 ml होता है। जैव क्षमता होती है लगभग 4600 ml होती है। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है लगभग 5800 ml। वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर।
अनऑक्सी श्वसन अवायवीय या ऑक्सी श्वसन वायवीय होता है। अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कम ऊर्जा प्राप्ति 2 ATP होती है। और अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल यौगिक जैसे अल्कोहल होते हैं। उदाहरण निम्न पादपों बैक्टीरिया कवक में यह श्वसन पाया जाता है। C6H12O6 में 2C6C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा होती है। ग्लूकोज से एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है। श्वसन पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है 36 से 38 ATP। अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 व जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण उच्चतर पादपों तथा जीवाणु के ऑक्सी श्वसन होता है। C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड पानी व ऊर्जा बनते हैं। यहाँ से उत्सर्जन तंत्र है। यहाँ से इलेक्ट्रिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करना होता है। ग्लूकोज पेरीऑक्सी ऑक्सीजन होता है इसमें और अनुपस्थिति में यहाँ से लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा होती है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन मूत्र में यूरिक अम्ल उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका pH 6 से 6.5 होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2% लवण व यूरिक अम्ल व अन्य 0.3 से 0.5% होता है। मूत्र के प्रवाह का सही क्रम होता है वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु यूरियोटेलिक जंतु मनुष्य, स्तनधारी ऊंट, बकरी, भैंस, बंदर, मेंढक आदि। यूरिकोटेलिक जंतु कीट, सरीसृप, सर्प, छिपकली, पक्षी आदि। एमिनोटेलिक जंतु वह जीव जिसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है एमिनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जलीय केशुरकी जीव, अस्थिल मछलियां, उभयचर जंतु। एमिनोटेलिक जंतु घोंघा स्नेल है। मानव वक्र स्तनधारी में एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के लाल रंग के वक्र डायफ्राम के नीचे केशरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वक्र 4.5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा होता है। वक्र की मध्य सतह पर खांच होती है जो हाइलम कहलाती है। वक्र का बाहरी भाग कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। नेफ्रॉन ब्रोमेट संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छे को ग्लोमेरुलस कोशिका कहा जाता है। वक्र नलिका बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि मूत्र की क्रिया के 3 चरण होते हैं। निस्पंदन या नियंदन या परानियंदन, पुनः अवशोषण व स्त्रवण। मूत्राशय यह एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है जो वक्र के आगे वक्र में आने वाले मूत्र का भंडारण करता है। काउपर ग्रंथि के स्त्राव के द्वारा मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन व हल्का क्षारीय बनाता है। कंकाल तंत्र अंक्षीय कंकाल में खोपड़ी की अस्थियां, दांतों और ऊपरी व निचले जबड़े की अस्थियां व अंगूठी के आकार के 33 केशुरिकाएं सम्मिलित होती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। वक्षीय कंकाल 12 जोड़ी हॉकी के स्टिक के आकार जैसी होती है। अनुबंधी कंकाल में अंश मेखला, श्रोणी मेखला व हाथ व पैर की अस्थियां सम्मिलित होती है। रीढ़ खंभ में छोटी छोटी 33 अस्थियां मिलकर बनी होती है जिन्हें केशुरिकाएं कहते हैं। मानव शरीर में अधिकतम भार जल से बना होता है जिसमें उसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 65% होती है। ऑक्सीजन के बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% का स्थान है। मानव अस्थियां वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है। अस्थि में अधात्री का निर्माण ओसीन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जिसकी उपस्थिति के कारण अस्थि दृढ़ व कठोर होती है। फीमर शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि है जिसका निचला भाग टिबिया, फिबुला व ऊपरी सिरा कुल्हे की अस्थि से जुड़ा हुआ होता है। कंधे की अस्थि अंश मेखला कहलाती है। कूल्हे की अस्थि श्रोणी मेखला कहलाती है। उपास्थि का अध्ययन कॉन्डोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन सैक्रोलॉजी या मायोलॉजी कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव पेशियां
मानव पेशियां। मानव शरीर की कुल पेशियां 639 है। सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस होती है, जो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कूल्हे में पाई जाती है। और सबसे छोटी स्टेपेडियस होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। संधि के प्रकार। कंटुक खल्लिका संधि, इसमें अस्थि का एक सिरा गुहानुमा खल्लिका तथा दूसरा सिरा गोल कंदुक है। यह अस्थियां आसानी से सभी दिशाओं में घुमा सकता है। उदाहरण है अंश मेखला, जो हाथ में ह्यूमरस अस्थि से संधि है, और श्रोणी मेखला से जांघ की संधि अस्थि फीमर से संधि है। कोर संधि या कब्जा संधि, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा रहता है। यह जोड़ एक ही दिशा में गति करते हैं। उदाहरण कोहनी व घुटने की संधि। धुराग्र संधि, हमारे सिर मेरुदंड के ऊपरी सिरे में जिस संधि द्वारा जुड़ा होता है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। इस संधि के कारण मेरुदंड को स्थिर अस्थि व खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं आगे पीछे घूम सकता है। एटलस व एक्सिस के मध्य विभिन्न प्राणियों में गतियां। केचुआ, इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु पेशियां होती है, जो इसके शरीर में विस्तरण व संकुचन का कार्य करती है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक बाल जैसी आकृति होती है, जो पेशियों से जुड़े होते हैं, जिससे यह मिट्टी पर मजबूत पकड़ बनाता है। अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और इसके द्वारा अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देता है, उपजाऊ बना देता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसमें पादपों को पोषण प्राप्त होता है। घोंगा इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, जिसे कवक कहते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। तिलचट्टा कॉकरोच, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। पक्षी, इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद में अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंखों का निर्माण करती है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। शरीर में ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसका कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। सर्प, इसका शरीर अनेक वलयों से मुड़ा रहता है। इसी प्रकार इसका प्रत्येक वलय आगे की ओर बढ़ने के लिए ढकेलता है, जिससे यह बहुत तेज गति से आगे की ओर लहरदार गति कराता है। मानव रोग कारण व निवारण। मानव रोग कारण व निवारण में संक्रामक रोग है ऐसे रोग जो किसी माध्यम, हवा, पानी, भोजन, रक्त, लैंगिक संसर्ग, संपर्क आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तथा इनका तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें जैसे एड्स, तपेदिक, हैजा, न्यूमोनिया। असंक्रामक रोग, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, अर्थात यह शरीर की किसी चीज की अल्पता या अधिकता में होते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप। मानव रोग है जन्मजात या अर्जित रोग। मानव रोग जन्मजात रोग में आएंगे हमारे पास मेंडलीय विकार, जैसे हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता है। फिनाइल कीटोनीरिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। गुणसूत्रीय विकार में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफ्लेटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है। और अर्जित रोग में है हमारे पास संक्रामक में रक्त अरक्तता, मैरमस, रिकेट्स, हृदय घात, कैंसर, एलर्जी, मद्यपान, नशीली वस्तुओं का प्रभाव है। और संक्रामक रोग में है हमारे पास संक्रामक रोग है जैसे इसमें आएंगे हमारे पास जीवाणु जनित रोग में है, जैसे हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टीबी, कोड, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस और टेक्रोमा। वायरस जनित में आएगा छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग, हर्पिस, एड्स, हिपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, गलसुआ, जुखाम कोरोना है। और प्रोटोजोआ जनित है मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, पायरिया, अफ्रीकन निद्रा रोग, अतिसार, पेचिस। कृमि जनित रोग में है फाइलियसियसिस, टिनिएसिस और एक्सकेरिएसिस। कवक जनित रोग में है एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन। रोग जूं द्वारा फैलाए जाने वाले रोग है रिलेप्सिस फीवर, ट्रेच फीवर। मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाले रोग घरेलू मक्खी दस्त, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, बालू मक्खी, काला आजार और सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। रक्त द्वारा फैलाए जाने वाले रोग एड्स,
सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, डी। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग मलेरिया, जापानी मस्तिष्क, हाथी पांव, पीला बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस। लैंगिक संसर्ग रोग एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, गोनेरिया, सिफिलिस, ल्यूकोरिया। दूषित जल व भोजन द्वारा होने वाले रोग पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, ई, हैजा। छूने से होने वाले रोग छोटी माता, बड़ी माता और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। हैजा का कारक है विब्रियो कोलेरी संक्रमण। दूषित भोजन जल द्वारा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से लक्षण है इसका उल्टी, दस्त, जल की कमी, पेशाब का बंद होना, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाना। उपचार है पानी को उबालकर व शुद्ध करके पीना व हैजे का टीका लगाना। टाइफाइड में मियादी बुखार या मोतीझरा, इसका यहाँ से कारक होता है सोलमेना टाइफी। दूषित जल रोगी के मल मूत्र व थूक के द्वारा मक्खियों द्वारा फैलता है। ये सिर दर्द, ज्वर, शरीर पर लाल दाने उभरना। और जांच है इसका विडाल परीक्षण, टाइफाइड का टीका लगवाना, क्लोरोमाइटिसिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना, टिटनेस जबड़ों का नहीं खुलना, क्लोस्ट्रीडियस टिटेनी, शरीर का वह किसी भाग में चोट लगने के कारण जब घाव बन जाता है तब वे जीवाणु धूल, गोबर आदि के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तेज बुखार आदि, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती है, जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है। एंटी टिटनेस वैक्सीन, एंटीजन, एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना। बच्चों में DPT का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया खाने की वस्तुओं से सामान्यतः 5 वर्ष तक बच्चों को प्रभावित करता है। जीवाणु गले में एक सफेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। तेज बुखार, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। DPT का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस व कुकर खांसी से बचाता है। प्लेग, काली मृत्यु, यार्सिया पेस्टिस, सांस व थूक के जरिए व्यक्तियों के आभासी संपर्क से चूहों के शरीर पर पलने वाले पिस्सुओं को काटने से लिम्फ ग्रंथि में सूजन व बुखार, ब्यूनोकिक प्लेग, सांस लेने में तकलीफ व खांसी, न्यूमोनिक प्लेग, जांघों के मध्य या बगल में ऐंठन, टीबी, तपेदिक रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारक है इसका। वायु व संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में से खांसी, बुखार, वजन घटना, थकान, फेफड़े के प्रभावित लगातार खांसी व रक्तयुक्त बलगम। BCG का टीका डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स द्वारा इलाज होता है इसका। कुष्ठ रोग, हैंसस रोग, कोढ़ या लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, घाव से निकलने वाले पदार्थ द्वारा केवल मनुष्य में होता है। त्वचा पर चकत्ते बनने से घाव हो जाते हैं, हाथ पांव की अंगुलियां मुड़ जाती है। BCS, बैसिलस कैलमेट-गुरिन का टीका लगता है। MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी अपनाई जाती है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, रोगी के साथ संभोग करने से संक्रमित सुई से या मां से पुत्र के जन्म से। और सिंस या योनि में लाल रंग के दाने, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। पेनिसिलिन का सेवन किया जाता है। काली खांसी या कुकर खांसी, बोर्डेटेला पर्टुसिस, हवा द्वारा होता है। लगातार खांसी आना, काली खांसी का टीका। DPT का टीका टेक्रोमा, क्लोमाइडिया टेक्रोमिटिस, संक्रमित वस्तुओं के उपभोग से दृष्टि कमजोर हो जाती है, आंख में दर्द बना रहता है। रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग किया जाता है। विषाणु जनित में है पोलियो या नवजात शिशु या पक्षाघात। पोलियो वायरस, दूषित भोजन व जल, तेज बुखार व खांसी। 3-4 दिन बाद रोगी के हाथ पैर नहीं हिला पाता, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। टीके की खोज सर्वप्रथम जॉन सॉल्क ने की। अल्बर्ट सेबिन ने 1955 में OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा विषाणु है इसका। वायु संवाहित रोग है। खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिरदर्द आदि। एंटीवायरल दवाएं इस खोज के उपचार में काम आती है। चेचक या स्मॉल पॉक्स, शीतला माता, बोरियोला विषाणु, DSDNA, वायु द्वारा रोगी के सीधे संपर्क से ज्वर, सिर में दर्द, जुखाम, उल्टियां होती है, मुख पर लाल दाने निकलना, रोगी के संपर्क में आने से बचना, चेचक का टीका लगवाना। और खोज एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। छोटी माता, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर विषाणु, श्वास या छींकों के द्वारा शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। चकत्ते सर्वप्रथम धड़ पर निकलते हैं। हल्का बुखार व जोड़ों में दर्द होता है। सीधा व स्पष्ट उपचार नहीं है। रोगी स्वच्छ वातावरण में रखना।
रेबीज या जल भित्ति रेबडो विषाणु इसे ऐसा जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान हो, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, सियार, भेड़िया। सिर दर्द व गले में दर्द तथा हल्का सा बुखार। बाद में रोगी पानी से डरने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज रोधी के टीके लगवाना। घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेना। हेपेटाइटिस विषाणु से होता है खाने पीने की वस्तुओं से। टाइप ए शरीर में तरल पदार्थ के लैंगिक संपर्क से। टाइप बी एवं टाइप सी संक्रमित रक्त के सीधे संपर्क से। टाइप डी व दूषित जल से। टाइप ई थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेट दर्द, भूख न लगना, वजन घटना, त्वचा व आंखों का पीला होना। डेंगू वायरस मादा एडीज मच्छर के काटने से रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। चिकनगुनिया विषाणु से। एडीज एप्टिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। जोड़ों में तीव्र दर्द व त्वचा पर लाल चकत्ते बनना। एड्स HIV वायरस द्वारा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। असुरक्षित यौन के कारण। रक्त लेते समय, इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से। संक्रमित मां या गर्भ में पाल रहे बच्चों के संक्रमित ब्लैडर उतरते आदि। धारादार उपकरणों से प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों का संक्रमण का खतरा रहता है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है। बचाव ही उपचार है। दवाएं AZT थाइमिडीन। अन्य है DDI DDC DYT आदि। निदान है इसका एलिसा जांच और पुष्टि वेस्टर्न प्लास्टिक जांच। कन्फर्मेशन इसका टेस्ट है। कैंसर ओंकोवायरस। कोशिका विभाजन अनियंत्रित कोशिका विभाजन तीव्रता से। शरीर के अनियंत्रित कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में गांठ का निर्माण होना। प्रारंभिक अवस्था में गांठ में दर्द नहीं होता, अग्रिम अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द होता है। शल्य क्रिया कोबाल्ट रेडियोथेरेपी व केमोथेरेपी द्वारा। सर्दी जुकाम राइनोवायरस। वायु द्वारा सांस नलिका की ऊपर की श्लेष्मा झिल्ली, नाक व गला। संक्रमित आंख व नाक के तरल पदार्थ निकलना। आंखों में जलन। विटामिन C की मात्रा को बढ़ावा व भाप देना। स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, HINI वायरस, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा सर्दी जुकाम के समान लक्षण दिखाई देना। धान के खेत में क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। यह रोग दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों में फैला हुआ है। खसरा या मेस्लिस रूबियोला विषाणु से संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने व छींकने से। नाक व गले में शोथ, ज्वर, कान व चेहरे के पास हल्के गुलाबी चकत्ते। खसरे का टीका MMR एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्वेंट ऐसे। बर्ड फ्लू H5N1 के कारण होता है। कवक जनित रोग है। एथलीट पुट ट्राइकोफाइटॉन कवक द्वारा। भोजन के अवयव। संतुलित भोजन लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। भोजन के अवयव में है प्रोटीन। भोजन के अवयव। प्रोटीन शब्द वर्जिलियस व मुल्डर ने दिया है। प्रोटीन सबसे जटिल जैव अणु है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। हमें प्रोटीन जंतु व पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 20% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का रचक खंड कहलाता है। प्रोटीन के कार्य है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अम्ल क्षार का संतुलन कार्य करते हैं। क्वासी और कोर प्रोटीन की कमी से होता है। एक बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। 1 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में मोरमस रोग प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन व अंदर धस जाती है। 1 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों में यह होता है। विटामिन ए की कमी से होता है यहाँ पर रेटिनोल या रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए का रतौंधी रोग होता है। इसके स्रोत है दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि। B1 थायमीन है नाम इसका। बेरी रोग होता है इसकी कमी से। फल अनाज के छिलकों से प्राप्त होता है। B1 B2 से होता है। B2 का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस फिलोसिस रोग होता है। इससे यीस्ट, यकृत और अंडे में मिलता है। B3 नियासिन पेलाग्रा रोग होता है इसकी कमी से। लाल मांस में मूंगफली में पाया जाता है। B6 पायरिडॉक्सिन डर्मेटाइटिस चर्म रोग होता है। इसे दूध, सब्जी, साबुत अन्न में पाया जाता है। यहाँ से B7 है शायद। फॉलिक एसिड एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली में मिलता है। B12 साइनोकोबालेमिन
यहाँ से पर्नेशियन एनीमिया, आरबीसी परिपक्वन, दूध, यकृत, आंत्र, जीवाणु आदि में पाया जाता है। सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। आंवला, आम, पपीता, नींबू, संतरा, मिर्च में पाया जाता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, रिकेट्स रोग होता है, धूप से पाया जाता है। ई का नाम है टोकोफेरोल, बांझपन आता है इसकी कमी से। सोयाबीन, जैतून के तेल में पाया जाता है। के का नाम है नेफ्टोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से। हरी पत्तेदार सब्जियां सोयाबीन, टमाटर में पाया जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी था। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के का हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित स्वचन क्रिया में अपघटित होकर शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मांड, स्टार्च व शर्करा शुगर के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीगोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, हिपेरिन है। कार्बोहाइड्रेट है फैक्टोज का सामान्य नाम फल शर्करा, शहद शर्करा सबसे मीठी शर्करा है। लैक्टोज का नाम है दुग्ध शर्करा। सुक्रोज का नाम है व्यावसायिक शर्करा, प्रतीप व टेबल शर्करा, इक्षु शर्करा, गन्ने की शर्करा। माल्टोज माल्ट शर्करा है। गैलेक्टोज मस्तिष्क शर्करा है। ग्लूकोज सरल शर्करा या रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा है। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा के रूप में शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। वसा के कार्य, वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है व मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। ऊंट के कुब्बड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, इस कारण ऊंट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। खनिज लवण, शरीर के मुख्य उपयोगी खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम, आयोडीन मानव देह तरल उत्तकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म मात्रिक खनिज है। विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाले विकार। कैल्शियम ऑस्टियोमलेशिया रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण हड्डियों का नरम पड़ जाना, वक्तृय, हड्डियों में दर्द, दांतों में इनेमल की हानि आदि है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। शरीर में आयरन का कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीजन के वाहक के रूप में होता है। आयोडीन गॉइटर या गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का क्रम, शरीर को मिलने वाली ऊर्जा क्रम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है। प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा की प्रचुरता का क्रम है। वसा के बाद आता है प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। वसा से 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4.8 से 5 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी प्रति ऊर्जा लगभग है। जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, अलैंगिक जनन के प्रकार, द्वि विभाजन, अमीबा, पेरीमीशियम, यूग्लिना में बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में मुकुलन, हाइड्रा व वर्टिसोला में पुनरुद्भवन होता है। पेनेरिया, हाइड्रा व तारा मछली में समय नर में है 13 से 14 वर्ष और मादा में 10 से 12 वर्ष की आयु में। परिवर्तन, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा का तेली होना, जबकि मादा में स्तनों का विकास, थैलार्की, जननांगों पर बाल, प्यूबार्की और रजोधर्म शुरू में नारकी। जिम्मेदार हार्मोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है और महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन है। नर जनन तंत्र, प्राथमिक लैंगिक अंग नर में एक जोड़ी वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। द्वितीयक लैंगिक जनन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शीशन, शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश में तापमान नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम, लगभग 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 के होता है। शुक्र जनन कोशिकाओं को पोषण, सुरक्षा व आलंबन प्रदान करने हेतु वृषण को सर्टोली कोशिकाएं पाई। शुक्राणु का परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होता है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्र जनन में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन की क्रिया मनुष्य में 74 दिन में पूर्ण होती है। नर जननांगों में विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम में वृषण, शुक्रवाहक और मूत्र मार्ग होता है। मादा जनन तंत्र, प्राथमिक जनन अंग, मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग का कार्य करते हैं। द्वितीयक जनन अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि है। अंडाशय या ओवरी अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडजनन में एक प्राथमिक ओसाइट
से एक अंडाणु बनता है। कार्य है इसका अंडाणुओं का निर्माण ग्राफियन पुट्टिका में करना। एस्ट्रोजन यह इसमें सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ आवाज का पतला होना, मासिक धर्म का प्रारंभ, नितंब भारी होना, शालीनता व मैथुन इच्छा जागृत होना इत्यादि। किशोर लड़कों में स्वर यंत्र में एडम्स एप्पल कंठमणि भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन द्वितीयक लैंगिक हार्मोन अंगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका स्रवण कॉपर्स ल्यूटियम क्या द्वारा होता है। कॉपर्स ल्यूटियम का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH द्वारा किया जाता है। रिलैक्सिंग इसका स्रवण प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। यह शिशु जन्म में सहायक है। द्वितीय लैंगिक अंग है अंडवाहिनी, इसे डिंब वाहिनी नली या गर्भाशय नलिका भी कहते हैं। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय में माता व भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी यहाँ पर होता है, यहाँ जहाँ इसे पोषण व सुरक्षा प्रदान होती है। योनि वर्जाइना लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाने के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ का वातावरण अम्लीय हो जाता है जो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बर्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती है। योनि का भगसेफ नर के शिंशन का समजात अंग है। लेबिया मोजेरा बृहद कोष्ठ नर के वृषण में समजात होता है। रजोचक्र प्रारंभ होना, रजोदर्शन में नार की 10 से 12 वर्ष बंद होना, रजोधर्म मिनीपोज 45 से 50 वर्ष, गर्भावधि है मनुष्य व गाय 275 दिन, नसबंदी महिला ट्यूबेक्टोमी और मनुष्य में वेसेक्टोमी। HCG ह्यूमन किरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मूत्र में इसकी उपस्थिति में गर्भावस्था प्रेगनेंसी का परीक्षण किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 1977 में इसे पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। गर्भ निरोधक गोली है माला N माला D, सहेली साप्ताहिक लेने वाली है। यह गैर स्टीरियोइड बहुत कम साइड इफेक्ट व उच्च गर्भ निरोधक गोली है। मानव में जनन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम है। युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मजन, जाइगोट और भ्रूण होता है। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रक। यहाँ से अगर देखें वायुमंडल में गैसों का अनुपात नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, CO2 0.03, हाइड्रोजन 0.00006%। अन्य अक्रिय गैस ऑर्गन नियॉन हीलियम है। पर्यावरण के 2 घटक है, जैविक घटक प्राणी, पादप, सूक्ष्म जीव व मानव। अजैविक घटक वायु, जल, मृदा, तापमान, तापक्रम, आर्द्रता व स्थलाकृति। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेंकल द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकी जनक राइटर को कहा जाता है। पारितंत्र इकोसिस्टम। पारितंत्र शब्द आर्थर टेंसले ने दिया। पारितंत्र का जनक E.P. ऑर्डम को कहा जाता है। जीवन निर्वाह के कारण जीवों को उत्पादकता, उपभोक्ता व अपघटक वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा व मांड स्टार्च का निर्माण कर सकते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक हरे पौधे व नील हरी शैवाल बीजीय हैं। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उत्पादक उपभोक्ता ऐसे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन का प्रत्यक्ष शाकाहारी या अप्रत्यक्ष मांसाहारी रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के प्रकार हैं यहाँ से तृतीयक उपभोक्ता, चौथा स्तर उच्च मांसाहारी मनुष्य से, द्वितीयक उपभोक्ता तीसरा स्तर मांसाहारी पक्षियां, मछलियां, भेड़िया। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक तत्व पोषण स्तर है शाकाहारी जंतु, प्लवक, टिड्डे व गाय है। उत्पादक है पहला पोषण स्तर पादप, प्लवक, घास, वृक्ष है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण। नेक्स्ट यहाँ से कीटहारी पादप, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर बर्थ थैली पादप है। ये राजस्थान में पाए जाने वाले एकमात्र कीट भक्षी पादप है। अपघटक, जीवाणु व कवक। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा पिरामिड ये सदैव सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह में चक्रीय नहीं होता, अर्थात प्रवाह के दौरान ऊर्जा निरंतर गिरावट आती है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। लैंडमान के 10% ऊर्जा नियम पारितंत्र में एक पोषी स्तर के अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। पर्यावरण प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक कारण है SO2, H2S,
COCH4 पराग बीजाणु आदि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में होता है। इसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। लाइकेन, ब्रायोफाइटा SO2 में शीघ्र प्रभावित होते हैं, अतः इन्हें इस प्रदूषक का सूचक माना गया है। अम्लीय वर्षा, स्वचालित वाहनों, रसायन व विश्लेषक, विशेषकर तेल परिष्करणी जैसे उद्योग SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसलिए इसे संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। जल प्रदूषण, शैवाल ब्लूम, कृषि रसायनों, यूरिया, पोटास, डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा चमड़े के कारखानों में यात्री जहाजों व नौकाओं द्वारा विसर्जित वाहित मल जलीय जीवों के पोषक है और जलाशयों के अधिक उर्वर व सुपोषी बनाते हैं। सुपोषण से जलाशय में तीव्र गति से शैवाल में वृद्धि होती है, जिससे शैवाल ब्लूम कहा जाता है। शैवाल के पुनः मरते रहने से जीवाणुओं का अपघटन भी होता है, जिससे जल में O2 की कमी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में भी मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को एक सापेक्षिकीय इकाई सोन के रूप में व्यक्त किया जाता है। मानव श्रवण परास 0 से लेकर 120 से अधिक होती है। सामान्यतः 80 डेसिबल को कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर माना जाता है, अतः इससे तथा उच्च ध्वनि प्रबलता को प्रदूषण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसी भी शहर के लिए 45 dB के सुरक्षित शोर तय किया है। तापीय प्रदूषण स्रोत है। नाभिकीय प्रदूषण, विद्युत संयंत्र में बहिस्राव। इन विद्युत संयंत्रों के बहिस्रावों के ताप प्रायश प्रशीतक में आने वाले जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी CO2 60%, CH4 20%, CFC 14%, N2O 6% और H2O व O3 आदि। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन के अतिरिक्त नाइट्रस ऑक्साइड N2S ग्रीन हाउस गैसें कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी UV रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत के घटने जाने का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऐसी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली फ्रीऑन CFC ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा ओजोन संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। कार्बन में CFC की जगह HFC का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता 1980 में EA नॉर्स व IE मैकमैनस द्वारा जैविक विविधता सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। पारिस्थितिक तंत्र विविधता को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्फा विविधता एक ही समुदाय में, बीटा विविधता अलग अलग समुदाय में और गामा विविधता क्षेत्रीय विविधता है। भारत की जैव विविधता, भारत अपनी जैव भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से संबद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4% भूमि है, किंतु यह पूरे विश्व से लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। जैव विविधता के तप्त स्थल यहाँ ऐसे बहुत से अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। इसकी अवधारणा सबसे पहले 1988 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर्स ने प्रस्तुत की थी। वर्तमान में विश्व की 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिनका कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.3% है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल है पूर्वी हिमालय जैव विविधता का तप्त स्थल, पश्चिमी घाट जैव विविधता स्थल, इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल और सुंडालैंड। स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए लेमूर प्राणी मात्र मेडागास्कर द्वीप एक सीमित है। इसी प्रकार मेटासिकोया पादप केवल चीन की एक घाटी में मिलता है। नीलगिरी तहर या लॉयन टेल मेकाक बंदर, शेर जैसी पूंछ वाला लंगूर भारत के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। किसी स्थान की स्थानबद्धता से यह आशय हुआ कि वहां पाई जाने वाली प्रजातियां विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जा रही। डोडो पक्षी मॉरिशस के एक द्वीप में स्थानबद्ध प्रजाति है। जैव विविधता का महत्व पादप औषधि
में सिनकोना पादप की छाल और विनक्रीन तथा विनब्लास्टीन टेक्सस बकाटा वृक्ष की छाल। रोग है इसका मलेरिया, ज्वर, रक्त कैंसर और कैंसर में इनका उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ICUN द्वारा रेड डेटा बुक जारी की जाती है। इस पुस्तक में लुप्त की जा रही प्रजातियां, उनके आवास व वर्तमान में उनकी संख्या सूचीबद्ध किया था। ICUN विश्व की जीव प्रजातियों को संगठन की दृष्टि से 5 संवर्गों में बांटा गया है। विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। पचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी और पचमंडी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। वर्ष 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी के सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई, जिसे देश में 193 देशों ने स्वीकार कर चुके हैं। उक्त संधि के माध्यम से सभी देशों में जैव विविधता संरक्षण अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD के प्रति भारत की जैव प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया। भारत में पर्यावरण, वन, जलवायु, जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। स्थानबद्ध प्रजातियां विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज पचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित शाल व जंगली आम के पेड़, विसन, भारतीय विशाल गिलहरी अथवा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र में प्राणी है। जैव विविधता संरक्षण में है स्वस्थानीय संरक्षण, जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य व संरक्षण रिजर्व आदि है। यहाँ से वही स्थानीय संरक्षण, वनस्पति के उद्यान, बीज बैंक, संवर्धन प्रयोगशाला, चिकित्सा घर, एक्वेरियम, जनन द्रव्यों अथवा बीज, फल, पराग, बीजाणु, शुक्राणु, अंडाणु आदि है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान यह भी संरक्षित क्षेत्र है। इसमें वन्य जीवों के शिकार व आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सरिस्का अलवर हिरन गोडावन के लिए, दर्रा कोटा बघेरा के लिए, माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गी के लिए, ताल छापर चूरू काला हिरन के लिए, जवाहर सागर कोटा घड़ियाल के लिए, सीता माता प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए, केला देवी करौली रीछ के लिए, नाहरगढ़ जयपुर तेंदुआ सियार के लिए। वन्यजीव संरक्षण परियोजना गिर शेर परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1987 है। यहाँ से अनुकूलन सजीवों के वे शारीरिक विशेषताएं जो उनकी विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने को अनुकूल बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। जलीय आवास में प्राणियों का अनुकूलन। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गलफंडों गिल्स द्वारा होता है। इनके शरीर में शल्क अथवा कठोर आवरण पाया जाता है। जलीय प्राणियों के शरीर में वायुकोश होते हैं जो प्राणी में रहने व तैरने में सहयोग करते हैं। आंखों में जल से सुरक्षित रखने के लिए इनकी आंखों पर निमेशक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। पानी में गति करने या तैरने के लिए पंख होते हैं जिन्हें फिन्स कहते हैं। सामान्य स्थलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन। बंदरों में पाई जाने वाली लंबी पूंछ इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में, संतुलन बनाए रखने में, शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में सहायक है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। हाथी के बाह्य दांत जिन्हें रदनक कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ों से प्राप्त अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होती है। शेर, बिल्ली का बच्चा, चीता आदि मांसाहारी जंतुओं में मुख में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं जो शिकार और चीरने फाड़ने का काम करते हैं। हिरन, खरगोश, नीलगाय, घोड़ा आदि में भोजन को चबाने के लिए कृतनक दांत होते हैं। मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। मरुस्थलीय वातावरण में अनुकूलन व अधिक तापमान वाले क्षेत्र आते हैं। इन आवासों में वही प्राणी जीवित रह सकते हैं जो अत्यधिक तापमान में जल की कमी को सहन कर सकते हैं। इस प्रकार के आवासों में रहने वाले अधिकांश जंतु भूमि में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, जंगली चूहा, ऊंट आदि। इनकी त्वचा मोटी, चिकनी व शुष्क होती है।
अधिकांश प्राणी रात्रिचर होते हैं जिससे ये दिन में तेज गर्मी से बचे रह सके। ऊँट इस प्रकार के आवास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। एक प्रकार के आवास में खरगोश, भालू, याक, मस्कबेल, रेनडियर, पहाड़ी बकरी इत्यादि है। इन जंतुओं के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिनसे इसका बचाव सर्दी से बचाव होता है। ध्रुवीय भालू, इसके शरीर पर सफेद बाल पाए जाते हैं जिनके कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे परभक्षी व शिकार इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। इन्हें सूंघने की तीव्र होती है और ये शिकार को आसानी से ढूंढकर पकड़ सकते हैं। इनके नाखून या नखर मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं जो कि इन्हें बर्फ से चलने में सहायता करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो इनके शरीर को गर्म रखती है। कुछ प्रवासी पक्षी इन्हें अपने आवास के चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। जैसे साइबेरियन ग्रेस प्रवास के लिए राजस्थान में भरतपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर आते हैं। वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन, इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और इनका शरीर हल्का व नौकाकार हो जाता है। इनकी चोंच कठोर और मजबूत होती है जिसमें कीटों को सुगमतापूर्वक पकड़कर रखा जा सकता है। इनकी हड्डियां खोखली होती है। हड्डियों के खोखले कोशों में वायु भरी होती है जिससे इनका शरीर हल्का बना रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों व आसाम में पाए जाते हैं। लॉयन टेंड लेगून, इसमें दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट वर्षावनों में पाया जाता है। कचरा प्रबंधन, जैव निम्नीकरण, अवशिष्ट पेड़ पौधे व पत्तियां, फल सब्जी के छिलके, मांस, रद्दी कागज, कपड़ा, मल, गोबर आदि है। अजैव निम्नीकरण, पेंट, कांच, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि। वर्मी कंपोस्ट अवशिष्ट में विशेष रूप से लाल केंचुए जिन्हें रेड अर्थवर्म कहते हैं उन्हें मलिया जाता है और ये केंचुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। केंचुओं से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य होता है जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। लाल केंचुए भोजन को पसीने में गिज़र्ट नामक संरचना का उपयोग करते हैं। पुनर्चक्रण तरीके, अवशिष्ट प्रबंधन के से संबंधित 5R थ्योरी। 5R में है, यहाँ से आएगा रिफ्यूज मना करना, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकिल। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकिल। पूर्व में 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल थ्योरी प्रचलित थी। वर्तमान में 5R थ्योरी। भस्मीकरण, निष्पादन की विधि को अवशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है जिसमें अवशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित किया जाता है। चिकित्सकीय अवशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि है। अवशिष्ट निस्तारण के अन्य उपाय है। घरेलू कचरे का प्रबंधन। घरेलू कचरे का प्रबंधन करने के लिए 3 डब्बे रखे जाने चाहिए। हरा, जिसमें जैविक अवशिष्ट जैसे खराब भोजन सामग्री, छिलके आदि। नीला डब्बा अजैविक अवशिष्ट, प्राकृतिक व कांच के टुकड़े। काला डिब्बा विषैले पदार्थ व चिकित्सकीय अवशिष्ट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हो गया यहाँ से। और यहाँ नेक्स्ट है इसमें कृषि प्रबंधन। फसल जब भी एक ही प्रकार की पादप भूमि पर बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसलों के प्रकार है। रबी की फसल, यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। खरीफ की फसल, यह जून से सितंबर में फसल होती है जैसे ज्वार, मूंगफली, तिल, गुड़, उड़द, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। जायद फसलें, ये मार्च से जून के महीने मध्य फसल उगती है जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। खाद्य व उर्वरक, मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद्य उर्वरक कहते हैं। खाद्य प्राकृतिक व जैविक है परंतु रासायनिक उर्वरक कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद्य खेतों में बनाई जाती है जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जबकि रासायनिक उर्वरक फैक्ट्रियों में पाए जाते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश आदि। खाद्य रासायनिक उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ये मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। अतः जैविक खाद्य का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। जैविक खाद्य के लाभ है, ये खाद्य मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होते हैं। इस खाद्य से लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इसमें मिट्टी पोली बनी रहती है जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया होती है, सरलता से चलती है। जैविक खाद्य से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। सिंचाई के साधन, पारंपरिक साधन, चरहे से रहट
आधुनिक साधन नलकूप। फसल पैटर्न मिश्रित फसल, एक से क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जा सकती है। ऐसी फसल को मिश्रित फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं चना, गेहूं सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। फसल चक्र भूमि में कि किसी भाग पर योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। खरपतवार विलायती गोखरू, जेथियम, गाजर घास, पारथेनियम और मोथा साइप्रस रेट्रोटेडस है।